हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सीए रजत गर्ग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल आईटीआर ऑफ अ डिकीज पर्सन। यस, आपने सही सुना है। डिकीज पर्सन की आईटीआर क्या हमें फाइल करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कौन इसको फाइल करेगा या फिर हम कैसे इसको फाइल करेंगे। और जब हम इसको फाइल करते हैं तो क्या उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है क्या वो भी हमें पे करनी होगी, या फिर अगर रिफंड बनता है तो क्या हमें रिफंड मिलेगा। तो जानेंगे सारी बातों को आज के सेशन में डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए उसकी टैक्सेबल इनकम थी, बट जो उसकी इनकम थी वो 2.5 लाख से ज्यादा थी और उसकी उम्र 60 साल से कम थी। तो यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी था। अगर उसकी एज 60 अबव होती और 80 से उसकी एज कम होती, तो वो अगर उसकी 3 लाख से ज्यादा होती इनकम तो ही वो रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल होता, या फिर उसकी जो एज है वो 80 अबव होती और उसकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 5 लाख तक होती तो रिटर्न फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं था। बट अगर 5 लाख से अबव होती तो रिटर्न उसे फाइल करनी पड़ती, जो कि वो नहीं कर पाया था। तो इस केस में मैंडेटरी होता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता कि वो रिटर्न फाइल करे। अब मान लीजिए उसकी इनकम 0 है, तो क्या उसे रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, अगर वो पूरे साल में 1 लाख तक का आ जाए, 1 लाख से ऊपर हो जाए और वो उसकी इनकम 0 है, तो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब वो पर्सन की इनकम 0 थी बट उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो 1 लाख से ऊपर आ गया, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था, जो कि वो रिटर्न नहीं फाइल कर पाया। तो ऐसे केसेस हमें देखने होंगे। साथ के साथ हमें AIS, TIS ये सब चेक करना होगा, 26 एज चेक करना होगा, क्या उसकी इनकम एक्सीड कर रही थी टैक्सेबल वैल्यू से। अगर कर रही थी तो हमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से फॉर्म में उसे फाइल करना होता है। बिल्कुल ये भी वैसे ही था कि 4 फॉर्म बनाए गए हैं इंडिविजुअल के लिए, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। आईटीआर 1 जो होता है सैलरीज के लिए होता है या फिर अदर सोर्स की इनकम के लिए होता है। आईटीआर 2 जो होता है वो सैलरीज प्लस रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या फिर अदर सोर्स की इनकम होती है। तब हमें आईटीआर 2 फॉर्म यूज करना होता है रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके अलावा आईटीआर 3, अगर उसकी बिजनेस इनकम है तो उसे आईटीआर 3 फॉर्म यूज करना था, या फिर आईटीआर 4 जिसके अंदर अगर वो एलिजिबल था प्रेजेंटिव इनकम में अपने इनकम को शो करने के लिए, तो वो आईटीआर 4 यूज करता है। जिसके इसमें दिखाते हैं हम 44AD, 44ADA, ये वाली अगर इन सेक्शन में वो एलिजिबल होता है तो वो आईटीआर 4 फाइल कर सकता था। इसके बाद रिटर्न कौन फाइल करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, वो रिटर्न इसकी फाइल कर पाता है। इनकम टैक्स पे हमें ये एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर करना पड़ेगा, तब वो रिटर्न फाइल कर पाएगा। अब एक बार देखते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन इन लॉ हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिकीज। मतलब जो डिकीज पर्सन है उसकी जो भी संपत्ति है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, अगर जो भी उसके डेथ के बाद ओन करता है या जिसके पास भी जाती है, वो बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। या फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसके स्टेट में इंटरफेरेंस कर सकता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो उसको एज अ लीगल हायर उसको इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो मोर देन 1 पर्सन के साथ में शेयर हो। लाइक एक पर्सन की डेथ होती है और उसके 2 बच्चे हैं और दोनों के उसमें डिवाइड होनी होती है प्रॉपर्टीज उसकी, तो क्या रिटर्न दोनों फाइल करेंगे या एक फाइल करेगा? अब यहाँ पे रिटर्न तो एक ही को फाइल करनी है। अब वो आपस में डिसाइड करने पड़े कौन फाइल करेगा। अगर आप कहो कि भैया ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बड़ा भाई रिटर्न फाइल करेगा, छोटा भाई रिटर्न फाइल करेगा, तो दोनों ही कहते हैं कि हम इसका बर्डन नहीं लेते और हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कहेगा भाई रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी, वो आपको सोचना है कौन करेगा। लेकिन अगर आप कहोगे भाई इसने नहीं करी, इसने क्यों नहीं करी, इसने क्यों नहीं करी, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। पेनल्टीज लगेंगी, प्रोविजंस लगेंगे आपके ऊपर और वो फिर बियर करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली कंप्लायंस हो, नो पेनल्टीज लगे, कोई पेनल्टीज ना लगे और प्रॉपरली रिटर्न फाइल हो जाए, तो किसी ना आपस में बात करके जो भी इसकी टैक्स बनता है, जो भी अगर रिफंड बनता है, तो आप आपस में शेयर कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कि रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है।
इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी आईडी से लॉगिन, किसकी आईडी से? लीगल हायर की आईडी से लॉगिन करना है आपको, डिकीज पर्सन की आईडी से लॉगिन नहीं करना है। लीगल हायर की आईडी से आपको लॉगिन करके वहां पे अथोराइज पार्टनर्स पे जाना है और वहां पे आपको सिलेक्ट करना है रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी। वहां पे सिलेक्ट करके आपको क्रिएट अ रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद आपको बताना होगा पैन ऑफ डिकीज, डिकीज पर्सन का आपको पैन बताना होगा, उसकी डेट ऑफ डेथ बतानी होगी, रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना होगा कि आप एज अ लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि जो जिसकी डेथ हुई है उस पर कोई डिमांड आई हो सकता है उसकी रिटर्न फाइल करनी हो, तो वहां पे लिस्ट ऑफ रीजन दिए होते हैं, उसमें से एक रीजन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रीजन देना है। उसका डिटेल ऑफ लीगल हायर, जो भी लीगल हायर होंगे उनकी डिटेल देनी है, चाहे अगर एक है तो एक की डिटेल देनी है, अगर दो है तो दो की डिटेल देनी है। इसके बाद पैन ऑफ लीगल हायर देना है, लीगल हायर का पैन नंबर बताना है आपको कि क्या है, या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी आपको वहां पे बतानी होगी। इसके अलावा बैंक डिटेल देनी है लीगल हायर की। ये बैंक डिटेल जो है ना ये अपने आप ही आ जाएगी ऑटो पॉपुलेटेड, जिसकी भी आईडी से आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल को। इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिकीज ये भी आपको देना होगा और लीगल हायर का प्रूफ भी देना होगा। अब लीगल हायर का प्रूफ क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको साइड में दे रखा है कि 7 चीजें आप दे सकते हो। या तो आप लीगल हायर सर्टिफिकेट इशू बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ने कोई इशू करा हो लीगल हायर का, वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ये आप दे सकते हो यहाँ पे। या फिर आप लीगल हायर सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज, लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज ने अगर कुछ इशू करा है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। या फिर सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज, ये आप दे सकते हो। या कोई रजिस्टर्ड विल इशू, जो डिकेस पर्सन था उसने कोई रजिस्टर्ड विल बना रखी थी, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। या फिर द फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक फैमिली पेंशन कार्ड बनता है, अगर उसमें आपका नाम आता है तो आप लीगल हायर बन जाओगे, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे चीजें दे रखी है, अगर जो भी आपके लिए वैलिड है वो आप यहाँ पे दोगे। इसके बाद मान लीजिए आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हो, अब रिटर्न फाइल करते करते आपकी लायबिलिटी बन गई टैक्स के 10 लाख रुपए, तो क्या आपको 10 लाख रुपए पे करना होगा या नहीं करना होगा? अब ये केस मतलब थोड़ा सा है कि भाई करना तो होगा, बट कब करना होगा, कितने एक्सटेंट तक करना होगा। अब यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि जो डिकीज पर्सन है उसकी जो स्टेट है, अगर उसकी स्टेट की वैल्यू 10 लाख से कम है और उसकी जो टैक्सेबल लायबिलिटी बनती है वो 10 लाख से ऊपर बनती है, तो आपको उतना ही पे करना होगा जितनी उसकी स्टेट की वैल्यू होगी। मतलब अगर उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 10 लाख तक ही है तो आप 10 लाख से ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी, आपको उससे ऊपर पे नहीं करना है। जितना भी पे करना है उसकी प्रॉपर्टीज तक के ही पे करना है। तो ये चीज कहां लिखी हुई है? सेक्शन 159 सब सेक्शन 6 के अंदर लिखी हुई है। उसमें साफ साफ बोला गया है द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू विच द स्टेट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग लायबिलिटी। तो उसकी स्टेट की जितनी वैल्यू है वहीं तक ही आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अगर उससे ज्यादा क्रॉस करती है तो उससे ज्यादा आप भी लायबल पर्सनली नहीं होंगे। इसके बाद है कि मान लीजिए उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उसकी जो इनकम है वो कम है, वो उतनी नहीं है जितना उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया। मतलब अगर हम नॉर्मल केस में रिटर्न फाइल करते तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती हो, जबकि उसका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हो गया है। उस केस में क्या आप टीडीएस क्लेम कर पाएंगे? क्या लीगल हायर टीडीएस क्लेम कर पाएगा? तो हाँ जी, यस बिल्कुल कर पाएगा। इस केस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन लीगल हायर होगा वो इसका नॉर्मली टीडीएस क्लेम कर सकता है, जैसे एक नॉर्मल केस में अलाइव पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करके टीडीएस क्लेम करता। तो उस केस में ये सिंपल सा होगा। और हमने ये सब जान लिया है, एक हम प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर कि कैसे हम लीगल हायर को रजिस्टर कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। तो सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन कौन सी आईडी से करना है? जो भी लीगल हायर होगा उसकी आईडी से लॉगिन करना है आपने, आपने डिकीज की पर्सन की आईडी से लॉगिन नहीं करना है। तो आपने अपना पोर्टल लॉगिन करना है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे अथोराइज पार्टनर्स पे आना है। यहाँ पे लिखा दिखा होगा आपको रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आपको दिख नहीं रही होगी, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद
आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ एज अ कोर्ट ऑफ वर्ड्स। लाइक कभी कभी क्या होता है, कोर्ट भी असाइन कर देता है कि कोई पर्सन रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे इस पर्सन को या गार्डियन को रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर है तो आपको ये सिलेक्ट करना है एज कोर्ट ऑफ वर्ड्स, या फिर डिकीज लीगल हेयर, या कोई पर्सन लुनाटिक है या फिर इडियट है, उस केस के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर सकते हो आप अपने आप को एज अ लीगल हेयर रजिस्टर करके। या फिर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, या कोई माइनर है, या फिर ओरल ट्रस्ट है। हम जो देख रहे हैं वो डिकेज पर्सन का केस देख रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे पैन बनाना होगा कि डिकेज पर्सन का पैन क्या होगा, उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, जो हमने देखा था कि क्या क्या डिटेल्स हमें देनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो डेट ऑफ डेथ बतानी है, यहाँ पे रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना है। यहाँ पे रीजन दे रखे हैं कि फाइलिंग ऑफ एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड इन द नेम ऑफ डिकीज। कोई गलत ऑर्डर पास हो गया है डिकीज के नेम के ऊपर, तो अगर उसके अगेंस्ट में हमें अपील करनी है तो वहां पे हम एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, या फिर रिटर्न हमने फाइल करनी है या कोई और चीज है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और रीजन देंगे। इसके बाद कितने उसके लीगल हायर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 लिखोगे तो आप 1 की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी अपने आप ही, या फिर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 की आ जाएगी। मोर देन 1 लीगल हायर हो सकता है, रिटर्न जो फाइल करेगा वो सिंगल लीगल हायर ही करेगा। बाकी जो लाइबिलिटीज है या फिर कोई रिफंड मिलता है तो वो आपस में शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल देनी है, नेम बताना है कौन लीगल हायर है इसके अंदर, टाइप ऑफ आईडी आपको देनी है। यहाँ पे आप दे सकते हो पैन, आधार, पासपोर्ट नंबर, या फिर इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी नंबर, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नंबर। आप इनमें से कोई भी डिटेल आप दे सकते हो। आईडी नंबर आपको देना है यहाँ पे, और साथ के साथ अटैच करना है एफिडेविट जिसके अंदर कि आप एज अ लीगल हेयर हो। उसके बाद बैंक डिटेल लीगल हायर की तो अपने आप आ जाएगी। जो भी अकाउंट आप लॉगिन करोगे वहां पे उस इनकम टैक्स पोर्टल पे जो भी बैंक डिटेल एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, वो डिटेल यहाँ पे अपने आप ही शो करेंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। एक तो सबसे पहले डिकीज का पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट डिकीज का आपको अपलोड यहाँ पे करना है। साथ के साथ लीगल हेयर प्रूफ एज पर द नॉर्म आपको अपलोड करना है, जो मैंने आपको वहां पे नोट्स में बताया था। यहाँ पे अगर आप आई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इनमें से जो भी आपके केस में एप्लीकेबल रहेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी ऑप्शन, बाकी जो यहाँ पे अटैचमेंट है वो ऑप्शनल है। जो हमारे पे रेड मार्क होती है वो ही हमें यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो आप यहाँ पे जाकर कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते ही ओटीपी मांगेगा आपकी ईमेल पे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो आप सबमिट करोगे तो रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी एओ के पास। एओ के पास सबमिट होने के बाद 1 वीक टू 2 वीक आपका टाइम लगेगा और आप एज अ रजिस्टर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाओगे। अब मान लीजिए कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो उस केस के अंदर आप जब यहाँ पे अपना लॉगिन करोगे नॉर्मल पोर्टल से, तो डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप सेल्फ के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर एज अ लीगल हायर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लीगल हायर सेलेक्ट कर लेना या फिर आप सेल्फ सेलेक्ट कर लेना। अब चेंजेस क्या होंगे, रिटर्न कैसे फाइल होगी। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे आपने लीगल हायर सेलेक्ट कर लिया है, उसका रिटर्न तो नॉर्मली ही फाइल होगी जैसे आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो। तो यहाँ पे क्लिक होगा, नॉर्मल प्रोसेस होगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे एक अलाइव पर्सन रिटर्न फाइल करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको फाइल करनी है। लास्ट में चीजें चेंज होंगी। लास्ट में कहाँ पे, जब हम रिटर्न को ऑथेंटिकेट करते हैं तो वहां पे आता है, जैसे यहाँ पे देखिए रजत गर्ग आ रहा है यहाँ पे, अब सन ऑफ पर्सन नेम आ जाएगा। उसके बाद इन कैपेसिटी एज यहाँ पे आ रहा है सेल्फ, बट यहाँ पे सेल्फ की जगह आएगा रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आएगा रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। और आपने पैन भी यहाँ पे सेम रहेगा, जो भी पर्सन का पैन होगा, जो भी लीगल हायर होगा उसी का पैन यहाँ पे आएगा, और आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया हो, और अगर इसके अंदर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सेशन में।